गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित मंग प्रकाश आज फिर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था हम उसकी इंफॉर्मेशन टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। आज हम उसी को लेके आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT की टैक्सोनॉमी। तो विभिन्न प्रणालियाँ सिस्टम अस्तित्व में पाई जाती हैं, जैसे कि शिक्षा प्रणाली, ट्रांसपोर्ट प्रणाली, वित्त प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली और सूचना प्रणाली। प्रणाली को अगर हम सिस्टम इंग्लिश में सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जैसे एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम आदि। एक प्रणाली या सिस्टम से अभिप्राय होता है कि उन तत्वों का एक समूह जो आपस में संबंधित होते हैं और जो एक उद्देश्य को अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। एक प्रणाली का एक सामान्य स्वरूप पैटर्न होता है। अदा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस और प्रदा आउटपुट। क्या क्या होता है? अदा, प्रक्रिया और प्रदा यानी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये हमारे उसके हिस्से हैं। अब एक प्रणाली भिन्न भिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार की अदाएं इनपुट्स प्राप्त करती हैं। ऐसी अदाओं इनपुट्स का भंडारण तब तक करना चाहिए जब तक समस्त आंकड़े ना पहुंच जाएं। तब आंकड़ों की प्रोसेसिंग होती है और प्रदा आउटपुट प्राप्त हो जाती है। सूचना प्रणाली में भंडारण विधियां भी शामिल होती हैं। सूचना प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का अर्थ आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका अभिप्राय आंकड़ों का बाद में प्रयोग करने के लिए भंडारण करना भी होता है। किसी भी संगठन में सूचना हर स्तर के लिए चाहिए। सूचना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर स्तर पर सूचना प्रणालियां होती हैं। विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रणालियां निम्नलिखित होती हैं, जैसे पहली है कार्यालय स्वचालन प्रणाली, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। यह प्रणाली सिस्टम के संगठन के विभिन्न विभागों अथवा उपविभागों की कार्यशीलता की हैंडलिंग या नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए लेखा अनुविभाग, अकाउंट सेक्शन, मानव संसाधन अनुविभाग, ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, प्रशासन अनुविभाग, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन अथवा विभाग। ये विभाग मानवीय प्रणाली वाले या कंप्यूटरीकृत प्रणाली वाले हो सकते हैं। कार्य संपादन प्रक्रिया प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों या सूचना इस दूसरी प्रणाली में अदा का कार्य करती हैं। इस दूसरी प्रणाली में आंकड़े अथवा सूचना को प्रोसेस किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है तथा उनका भंडारण किया जाता है। अब अगला है निर्णय सहायक प्रणाली यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उपयुक्त सोपान 1 से प्राप्त सूचना का प्रयोग संगठन के उच्च स्तर के लोग प्रयोग करते हैं। ऐसी सूचनाएं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। यह सूचना प्रणाली का उच्चतम स्तर है। सोपान 1 से
सोपान 1 से प्राप्त सूचनाएं निर्णय सहायक प्रणाली में आधा इनपुट का कार्य करती हैं। इस स्तर पर प्राप्त परिणाम निर्णय के प्रतिमान अथवा मॉडल होते हैं। ये मॉडल प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तीसरा है कार्य संपादन प्रणाली यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। यह प्रणाली सूचना के सबसे निम्न स्तर पर होती है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि यह सूचना प्रणाली के सर्वाधिक निम्न स्तर पर होती है। इस स्तर पर प्रारंभिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जिनका मनुष्य अपने हाथों अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा भंडारण या इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों या सूचना को इकट्ठा करने के पश्चात सूचना प्रणाली में पहुंचाया जाता है। इस निम्न स्तर पर आंकड़ों की प्रोसेसिंग लगभग शून्य होती है। अगला है प्रबंधन प्रक्रिया प्रणाली मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके पश्चात प्रबंध प्रक्रिया प्रणाली का नंबर आता है। यह प्रक्रिया सूचना प्रोसेसिंग का कार्य करती है तथा उसका वर्गीकरण करती है। रिपोर्टों और प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रोसेस्ड और संक्षिप्तीकरण सूचना का प्रयोग संगठन के प्रबंध का उच्चतम स्तर करता है। ऐसी रिपोर्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारित करते समय निर्णय लेने में सहायता करती है। अब आगे चलते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT की उपयोगिता, यानी इंग्लिश में उसका देखते हैं हम। एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और ICT। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT की उपयोगिता अग्रलिखित है। शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस। ICT द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों द्वारा शिक्षक पाठ्य वस्तु को अधिक प्रभावी बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी की सहायता से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बहुत ही सजीव ढंग से किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रयोग से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से छात्रों तक पहुंचा सकता है। दूसरा है हमारा शैक्षिक अनुसंधान एजुकेशनल रिसर्च। आजकल ICT ने अनुसंधान कार्य को अधिक आसान बना दिया है। प्रत्येक अनुसंधान कार्य में विशेष प्रकार की तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं तथा आवश्यकताएं बाधित होती हैं। शर्त यह भी है कि ये सूचनाएं वास्तविक और विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि अनुसंधान कार्य में अच्छे एवं शीघ्र परिणाम निकालने में इन सूचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ICT द्वारा इन सूचनाओं को प्राप्त करके अनुसंधान कार्य को शीघ्रता से परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। अतः अनुसंधान के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीक का सहयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगला है भंडारण, जिसे हम इंग्लिश में स्टोरेज भी कहते हैं। ICT के प्रयोग द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना आसान हो गया है। इस भंडारण के कारण सूचनाओं की प्राप्ति भी आसान हो गई है। सूचनाओं की प्राप्ति एवं भंडार के परिणाम स्वरूप समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट तो आजकल सूचनाओं का भंडार स्वरूप सिद्ध हो रहा है। CD, DVD, फ्लॉपी आदि सूचनाओं के भंडार में योगदान करती हैं। इन सभी साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। विभिन्न पुस्तकालयों की
पुस्तकों को ई बुक्स के रूप में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक इन पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। अगले उस पर हम चलते हैं। तो अगला है हमारा विदेशी भाषाओं का अधिगम। तो विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए आईसीटी का प्रयोग प्रभावी सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में दूरसंचार, भाषा प्रयोगशालाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया स्पीकरों आदि का प्रयोग संभव हो पाया है। इस दृष्टि से विदेशी भाषाओं को सीखना उतना कठिन नहीं रह गया है जितना कि और भाषाओं को सीखना। आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे और